इसके अंदर बहुत सारी चीज होती है कि एक्सेंट क्या है, स्ट्रेस, एम्फेसिस, फ्रेजिंग, इंटोनेशन, रेट, ये सारी चीजें आप चेक करते हो, परसेप्चुअली चेक कर सकते हो कि जब आप उसको कोई शब्दों का उच्चारण करवा रहे हो या जब आप कोई उसको रीडिंग एस्पेक्ट दे सकते हो या आप कॉन्वर्सेशनल कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि उसके आवाज में उतार चढ़ाव है कि नहीं, कहीं पर जहां पर स्ट्रेस देना है वो दे रहा है कि नहीं, फ्रीजिंग हो रही है कि नहीं, ये सारी जानकारियां आप इसके अंतर्गत लिखते हो। समस्या है तो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं है तो आप नॉर्मल छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी के लिए बेसिकली स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास एक चेकलिस्ट होती है जिसमें उसके 0 से लेके 5 या 7 तक के जो पॉइंट्स होते हैं। बट अगर सामान्य तौर पे आप इसको करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि स्पीच इंटेलिजिबिलिटी पुअर है, सेटिस्फैक्ट्री है और गुड है। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो उच्चारण हुआ है वो हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना इंटेलिजिबल है, वो होती है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेसिकली लैंग्वेज एज। लैंग्वेज एज में क्या होता है, ज्यादातर बहुत सारे हमारे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं जो हैं या उनके जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने कई सारी स्केल्स बनाई हुई है, जैसे रील्स है, जेस्चरल स्केल है, 3D लैट है, बहुत सारे स्केल्स हैं जिसमें आप देखोगे रिसेप्शन और एक्सप्रेशन के अलग अलग कॉलम होते हैं। आप उसमें से माता पिता से पूछ सकते हो कि बच्चा क्या क्या कर रहा है या उसको टास्क परफॉर्म करा सकते हो और उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देते हो कि इस स्केल के आधार पे बच्चे की लैंग्वेज एज ये आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड देन रिकमेंडेशंस। प्रोविजनल डायग्नोसिस का तात्पर्य कि आपने जब पूरी जांच कर ली तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, बच्चे को क्या समस्या है, बच्चे के वाणी व भाषा का विकास सामान्य है कि डिलेड है, और क्या कहते हैं कहीं उसको आर्टिकुलेशन की समस्या तो नहीं है या वॉइस की तो नहीं है या फ्लुएंसी की तो नहीं है, इस तरीके की कोई समस्या है तो आप मेंशन करोगे। लास्ट में रिकमेंडेशंस में आपको क्या क्या लगता है पेशेंट को क्या क्या कराना चाहिए, स्पीच एंड लैंग्वेज की थेरेपी, आर्टिकुलेशन की थेरेपी, जो भी आपको लगता है, घर पे स्टिमुलेशन घर पे। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बताना भूल गई कि जब आप स्पीच एंड लैंग्वेज इवैल्यूएशन करोगे तो एक सेक्शन और आएगा कि स्पीच स्टिमुलेशन एट होम। अर्थात घर पे बच्चे को वाणी भाषा को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण मिल रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे लिखोगे। अच्छा, अब हम एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। तो बेसिकली स्पीच एंड लैंग्वेज इवैल्यूएशन में हम बच्चे के वाणी व भाषा के स्तर को असेस करते हैं। सबसे पहले आपके डेमोग्राफिक डिटेल्स आती हैं जिसमें नेम, एज, मतलब नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, किस डेट को हुआ है, उसके साथ ही साथ माता पिता की क्या कंप्लेन है या उस पेशेंट की खुद क्या कंप्लेन है वो मेंशन करोगे। अगर उसको कहीं से रेफर किया गया है तो स्पेसिफाइड किसी जांच के लिए किया गया है वो मेंशन करोगे। इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट कुछ हुए हैं, अगर वो केस हिस्ट्री में मेंशन है तो नहीं है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि पेशेंट किस माध्यम से संप्रेषण कर रहा है, वर्बल है कि नॉन वर्बल है। फिर वर्बल नॉन वर्बल को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन। रिसेप्शन किस प्रकार से वो ग्रहण करता है वाणी व भाषा को, किस प्रकार से वाणी व भाषा को व्यक्त करता है, वो आता है एक्सप्रेशन में। तो इसमें मैंने आपको सेक्शंस करके बताया कि वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। ये आ गया आपका वर्बल वे। नॉन वर्बल में आ गया जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पॉइंटिंग, ड्रैगिंग। साइन अलग है, जेस्चर्स हाथों के इशारे हैं, मैं कम्युनिकेशन की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ।
उसके बाद हम फर्दर बढ़ते हैं, रीडिंग राइटिंग स्किल्स अगर लिखनी है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है स्पीच के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका असेसमेंट। आप आर्टिकुलेशन का असेसमेंट करोगे, वॉइस का करोगे, सुप्रासेगमेंटल और फ्लुएंसी का करोगे। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज एज, डिफरेंट जो लैंग्वेज की स्केल्स हैं उसके आधार पे बच्चा किस सेक्शन को फॉलो कर रहा है, रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन अलग अलग वो मेंशन करोगे। देन उसके बाद ऑब्वियसली स्पीच स्टिमुलेशन घर पे कैसा है वो मेंशन करोगे। देन उसके बाद आप बताओगे कि ऑन एवरेज आप पूरा डिस्कशन करके, पूरा समराइजेशन करके कि अच्छा बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके बाद क्या क्या आप रिकमेंड करते हो वो आप इसमें मेंशन करोगे। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया अबाउट द स्पीच एंड लैंग्वेज इवैल्यूएशन। कुछ बातों का हम ध्यान देंगे, जैसा मैंने पहले बताया जरूरी नहीं है सारे स्पीच एंड लैंग्वेज इवैल्यूएशन के परफॉर्मा इसी तरह से होते हो। मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है कई बार स्पीच के जब हम स्पेसिफाइड टेस्ट करते हैं उसके लिए वॉइस के लिए अलग असेसमेंट होता है, फ्लुएंसी का अलग होता है, आर्टिकुलेशन का भी एक अलग टेस्ट होता है। तो इसमें आप एक ब्रीफिंग ले लेते हो कि अच्छा इसमें हमने स्पीच एंड लैंग्वेज का पूरा निचोड़ कर लिया, अब इसके बाद जिसमें दिक्कत है हम उसका अलग डिटेल असेसमेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि जो चेकलिस्ट होती है, जो ये सारी चीजें वो ज्यादातर एसएलपीज यूज करते हैं। आप को ज्यादातर क्या होता है या तो ऑब्जर्व करके लिखना होता है या आप एक आइडिया ले सकते हो कि अच्छा बच्चे के इस एरिया में इसमें दिक्कत है, बट फॉर डिटेलिंग आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना है, वही डिटेल असेसमेंट करके इसका देते हैं। बट आप एज ए स्पेशल एजुकेटर बच्चे के वाणी व भाषा के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड, स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट करने से पहले आपके पास परफॉर्मा और उचित मात्रा में सामान होना चाहिए, चाहे वो फ्लैश कार्ड है, चाहे वो टॉयज हैं, चाहे वो पिक्चर बुक्स हैं, चाहे वो कोई 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए। सेशंस के बीच में उठ के आप सामान नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें आपके परफॉर्मा में फील्ड है, माता पिता आपको कुछ बोलेंगे, बच्चे के अंदर कुछ होगा, तो आप उनको तुरंत ही चेक कर सकते हो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट एक ही सेशन में कई बार नहीं होता, 2 सेशन हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। आप बच्चे को बीच में ब्रेक भी दे सकते हो, ब्रेक के टाइम भी उसके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, या 5-10 मिनट बच्चे के साथ एक रैपो बिल्डअप कर सकते हो, खेल सकते हो। आधी चीजें तो आपको उसी में पता चल जाती हैं। कई लोग क्या होता है वॉइस वाले सेक्शन में फोनेशन ड्यूरेशन को भी मेंशन करते हैं टू चेक द वाइटल कैपेसिटी, कि बच्चे में उतनी रेस्पिरेटरी एबिलिटी है भी कि नहीं कि वो प्रोनाउंस कर सके उतना लंबा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कई सारे लोगों ने जैसे लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज डिले है, तो उसमें कुछ सब साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। कुछ कहते हैं 7 ईयर्स तक हम डेवलपमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम स्किल्स कर देते हैं। कुछ का डिलेड और डेविएंट के पीछे है, तो आप उसको डिलेड होता है कि बच्चा सामान्य वाणी व भाषा के जो स्तर है उसमें धीरे धीरे चल रहा है, डेविएंट वो अलग ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आर्टिकुलेटरी वॉइस की या फ्लुएंसी की प्रॉब्लम है तो आप उसको भी साथ में मेंशन करोगे, उनका ट्रीटमेंट भी साइमल्टेनियसली चलेगा। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में याद होगा एक चीज बताई थी, ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन, मैं एकदम से स्किप कर गई उसको। जब आप आर्टिकुलेशन असेसमेंट करोगे तो उससे प्रीवियसली आपका एक सेक्शन आएगा ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन का। तो बिफोर आर्टिकुलेशन असेसमेंट आपको वो पॉइंट लिखना है, मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया। इसमें आएगा ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन। इसमें आप अपने सारे आर्टिकुलेटर्स लिखोगे। सारे आर्टिकुलेटर्स आ गए आपके, जितने भी ओरल आर्टिकुलेटर्स हैं, मूवेबल नॉन मूवेबल जो भी हैं। तो ये सेक्शन एकदम से स्किप हो गया था। तो ये जो आर्टिकुलेटर्स हैं आप इनकी चेक करोगे 2 तरीके से। एक तो अपीयरेंस, देखने में कैसा है, सिमेट्री है कि नहीं, ऑर्गन्स प्रॉपरली है कि नहीं, कहीं पे क्लेफ्ट तो नहीं है, यानी कटा हुआ सेक्शन तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शन,
यानी वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जैसे आपको पता है जब मैंने आपको स्पीच की वीडियोस बताई थी, स्पीच इज ओवरलेड फंक्शन, तो मैंने डिटेल डिस्कशन किया था सबके फंक्शंस, तो आप देख भी सकते हो। आप सामान्य भाषा में पूछ सकते हो खाना चबा के खाता है कि नहीं। आप देख रहे हो बच्चे के आपके सामने ही लार बह रही, यानी लिप्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, खाने को वो इधर से उधर घुमा नहीं पाता, सीधे सटक लेता है, टंग भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। उसके बाद क्या कहते हो, आप देख रहे हो कि कई बार होता है बच्चे की कंप्लेन है जी कुछ खाने पीने पे ज्यादा नाक से बाहर आ रहा है, तो अब आपको चेक करना है कि कहीं सीरियसली क्लेफ्ट तो नहीं अवेलेबल है। तो बेसिकली ये आर्टिकुलेटर्स को चेक करने के लिए कि अपीयरेंस कैसी, कई बार अपीयरेंस नॉर्मल होती है बट फंक्शनिंग नहीं होती। फंक्शनिंग क्यों नहीं होती? नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इस वजह से फंक्शन नहीं करते। तो आप अपने सामने बच्चे से टास्क परफॉर्म करा सकते हो, जैसे कि ब्लोइंग करा लो, सकिंग करा लो, बबल्स वाला गेम खेल लिया, या फिर कुछ उसको च्यू करने को दे दो। तो इन सारी चीजों से ये सारी चीजें आपके सामने पता चल जाएंगी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करो जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है तो वो आपको मिल सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।